डेट है आज 15 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। ये सब टॉपिक हैं आज के। फर्स्ट टॉपिक है अपना ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। एक नई फैमिली मिली है कॉफ़ी ट्री की। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। ये 15 मीटर टॉल है, 15 मीटर लंबा पेड़ मिला है, ये जो मिला है। और इस पेड़ का नाम क्या है, कौन सी फैमिली से है? ये है न्यू स्पीसीज, जिसका नाम है प्रास्ट्रिया लालजी। प्रास्ट्रिया लालजी न्यू स्पीसीज मिली है। ये पहली बार, ये प्रास्ट्रिया फैमिली का पहली बार यहाँ पे ट्री देखा गया है इंडिया में। ये फैमिली का जो ट्री है, ये फैमिली का जो ट्री है, ये जनरली कहाँ पे मिलता है? मेडागास्कर में मिलता है। मेडागास्कर कहाँ पे? ये देखो आप, ये है अफ्रीका का मैप। ये अफ्रीका के साइड में ये अफ्रीकन कंट्री है मेडागास्कर। तो यहाँ पे जनरली ये फैमिली पाई जाती है। लेकिन पहली बार अंडमान निकोबार में ये प्रास्ट्रिया लालजी नाम का ट्री मिला है। तो आपको याद क्या रखना है? प्रास्ट्रिया लालजी नाम का ट्री किस फैमिली से है? कॉफ़ी फैमिली से रिलेटेड रखता है। और कहाँ पे मिला है? अंडमान एंड निकोबार में। ये कुछ इस टाइप का होता है, ये देख लो, ये पेड़ इस टाइप का होता है। इसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इसका लॉन्ग स्टेम होता है, मतलब तना लंबा होता है। वीटिस कोटिंग होती है ऑन ट्रंक पे। और इसके लीव्स जो होते हैं ऑब्लोंग ओबोवेट होते हैं। और क्यूनिएट बेस होता है, पत्ती के आकार का बेस टाइप होता है क्यूनिएट का मतलब। और ये साउथ अंडमान है जो, उस पे एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम है वांडूर फॉरेस्ट। तो ये वांडूर फॉरेस्ट भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। कहाँ पे? तो आपको बताना है साउथ अंडमान या फिर अंडमान निकोबार हो। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ और प्लेसेस हैं जहाँ पे ट्री लोकेटेड है, जैसे जारवा रिजर्व फॉरेस्ट, चीडिया टापू फॉरेस्ट, यहाँ पे भी ये ट्री लोकेटेड है, पाया जाता है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस क्या है? प्रास्ट्रिया लालजी का क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है ये IUCN की लिस्ट में। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाई थी। इसमें गवर्नमेंट और NGO वगैरह सब पार्टिसिपेट करती हैं, सिविल सोसाइटी वगैरह, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, सब मिलकर ये क्या करते हैं? प्लांट और ट्रीज जो भी स्पीसीज हैं उसको वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन करने के लिए काम करते हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है बिडर पेज $28 मिलियन फॉर ट्रिप टू स्पेस विद बेजोस। ये कुछ नहीं है, बस एक आदमी ने क्या है, जेफ बेजोस के, आप जानते होंगे जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस है जी अमेजन का फाइंडर। अमेजन का फाइंडर, अमेजन कंपनी इसने फाउंड की थी, ये उसका फाउंडर है, एस्टेब्लिश की थी, ये इसका मालिक है अमेजन कंपनी का। ये स्पेस में जा रहा है, एक फ्लाइट में, एक फ्लाइट जा रही है स्पेस में, आसमान में घूमने के लिए जा रहा है ये आदमी। इसके साथ एक और आदमी ने बिडिंग यानी कि बोली लगाई है कि मैं जेफ बेजोस के साथ जाऊंगा। और इस ट्रिप के लिए जो ये जाएंगे, यात्रा करेंगे स्पेस में, इसके लिए उसने $28 मिलियन देने के लिए कहा है, इसलिए न्यूज़ में आया है। और जो कंपनी लेके जा रही है उस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजन। ब्लू ओरिजन कंपनी का जो जो स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है, यानी कि जो रॉकेट लेके जाएगा इन्हें स्पेस में रख के, उस लॉन्च व्हीकल का नाम है न्यू सेफर्ड। तो ये याद रखना, न्यू सेफर्ड लॉन्च व्हीकल है, ब्लू ओरिजन कंपनी है, और जेफ बेजोस को लेके जाएंगे एक आदमी के साथ। तो बस इतना याद रखना है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड एट श्री सेलम टेम्पल। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन क्या है? देखो, कॉपर आप पता है मेटल है, कॉपर की प्लेट बनी हुई है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, यही होगा इंस्क्रिप्शन। कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शन मिले हैं अभी कहाँ पे? श्री सेलम टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मिले हैं ये। एक ये आदमी है जी ब्रह्मा रंभा मल्लिकार्जुन देवस्थानम, इसने रिवाइव किया है इस श्री सेलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे, मतलब इसने ढूंढा है इन इंस्क्रिप्शन को। ये हैं जी, ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे। ये लगभग 18 कॉपर लीव्स मिले हैं यहाँ पे, मतलब पत्ते की तरह मिले हैं, कॉपर प्लेट हैं जो ये। और ये कब के माने जा रहे हैं? ये 14 से 16 सेंचुरी के माने जा रहे हैं, मतलब इस टाइम के बने हुए हैं। और इस टाइम में आप बताओ कौन से राजा का यहाँ पे राज हुआ करता था, किसका रूल था यहाँ पे? यहाँ पे था जी विजयनगर एम्पायर। आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य, हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य। उसकी कैपिटल क्या थी बताओ? हम्पी। हम्पी के बारे में UPSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये किस कॉपर प्लेट जो पाई गई है कौन से एम्पायर से रिलेट करती है? विजयनगर एम्पायर से, 14 से 16 सेंचुरी में जो रूल करता था यहाँ पे। और ये इंस्क्रिप्शन में
6 सेट मिले हैं, जिनमें से 4 जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत और नंदी नागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। स्क्रिप्ट का मतलब है जी लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी जैसे ए आ ई जो लिखे होते हैं ना, ये वर्ण वगैरह लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट, ये हैं लिपि। जैसे अंग्रेजी भाषा के ये रोमन है जी, ABCD वगैरह। तो ऐसे ही संस्कृत के भी लिपि क्या है? देवनागरी। जैसे पंजाबी की आप देखोगे, पंजाबी भाषा की क्या है? गुरमुखी, जो एड़ा ईडी लिखे होते हैं उनके। तो ऐसे ही जो ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं संस्कृत में, और ये नंदी नागरी, नंदी नगरी या नंदी नागरी स्क्रिप्ट में मिले हैं। और जो 2 प्लेट्स मिली हैं बाकी की, वो मिली हैं तेलुगु स्क्रिप्ट में लिखी हुई। तो इतना बस याद रखना कौन से स्क्रिप्ट में मिले हैं और कौन से एम्पायर से रिलेट रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑर्डर इनवाइट्स सिटीजनशिप। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी कहा है कि सिटीजनशिप के लिए उन लोगों के लिए दिया जाए जो अभी एक्ट किया बनाया था ना, 2019 में अमेंडमेंट किया था 1955 के एक्ट में। देखो ये कई बार न्यूज़ में रह चुका है और बहुत बार हमने पढ़ा है। इसमें है क्या कि अभी जो इसके ज़रिए जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी जो बाहर देश से आए। कौन कौन से आए पूरा रिवाइज करेंगे अभी भी हम। लेकिन इसके खिलाफ क्या है? पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज कर दिया, इसको चुनौती दी। अब उस पिटीशन जो डाली उसमें कहा गया है कि जो भाई साहब ये गवर्नमेंट जो सिटीजनशिप दे रही है ना, नागरिकता दे रही है, ये क्या कर रही है? जो मुस्लिम पीपल हैं उनको वंचित कर रही है नागरिकता देने से, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है बिल्कुल ओपनली। अटरली का मतलब है बिल्कुल ओपनली, खुले रूप से भेदभाव कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। ये सारा इशू क्या है? देखो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए, भारत की नागरिकता देने के लिए जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है। तो उसी ने पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके, संविधान से पावर लेके एक एक्ट बनाया कानून 1955 में। इसके अकॉर्डिंग 5 तरीके से किसी को भी सिटीजन बनाया जा सकता है हमारे इंडिया में, किसी को भी। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए गवर्नमेंट ने। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कुछ संशोधन कर दिए इस एक्ट में। अब ये जो प्रोवाइड करता था, सिटीजनशिप देता था 1955 का एक्ट, इसमें कई तरीके हैं। जैसे बर्थ से, किसी का जन्म यहाँ पे हुआ इंडिया में और उसके माँ बाप इंडिया के ही हैं सिटीजन, या एक उसका पेरेंट, माता या पिता उसका इंडिया का, दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब अवैध तरीके से नहीं रह रहा है, तो उससे सिटीजनशिप मिल सकती है बर्थ के आधार पे। दूसरा है डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये है इंडिया में जन्म नहीं हुआ, उसका बाहर जन्म हुआ है, इंडिया से बाहर। मान लो कहीं घूमने गए, बाहर जन्म हुआ है उसका, इंडिया से बाहर, मान लो किसी कंट्री में, UK में, USA में, कहीं पे भी, तो वहाँ पे जन्म हुआ है लेकिन वो उसके माता पिता इंडिया के ही हैं। या फिर एक पेरेंट, माता या पिता कोई सा भी इंडिया का सिटीजन है, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, अवैध तरीके से माइग्रेंट नहीं है, तो उसे डिसेंट के आधार पे सिटीजनशिप दी जा सकती है। तीसरा जो है आधार देने का, वो है रजिस्ट्रेशन। मान लो इन दोनों में से कोई सी कैटेगरी नहीं है, ना तो उसका बर्थ यहाँ पे हो, ना आउटसाइड हो, ना उसके माता पिता यहाँ के हैं, सिटीजन हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का है, तो वो रजिस्टर करा सकता है, रजिस्ट्रेशन। या फिर किसी यहाँ से शादी कर लेता है जी किसी औरत से, या कोई आदमी है तो औरत से, औरत है तो आदमी से, तब उसे रजिस्ट्रेशन के जरिए, कुछ तरीका है जी, पूरा हमने पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक नेचुरलाइजेशन, जो इन तीनों में नहीं आता, वो नेचुरलाइजेशन के जरिए रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। इसका कुछ टाइम पीरियड होता है जी, लगभग 11 + 1 यानी कि 12 का, 11 देखे जाते हैं 14 ईयर्स में, मतलब पिछले 14 साल में वो 11 साल रहा हो इंडिया में, और 1 साल जब वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, इमीडिएटली 1 साल, मतलब 1 ईयर रहा हो। तो ऐसा कुछ इनमें प्रोसीजर हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और 5वां तरीका है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया। मान लो इंडिया किसी दूसरे देश की कुछ भूमि को, टेरिटरी को, एरिया को मिला लेता, मान लो नेपाल को मिला ले इंडिया अपने आप में, तो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। तो नेपाल के जो भी आदमी है, सिटीजन है, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के भी सिटीजन बन जाएंगे, क्योंकि अब नेपाल मान लो इंडिया का ही पार्ट हो गया। तो ये 5 तरीके दिए हुए हैं इस एक्ट में। लेकिन अभी भाई साहब क्या है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसमें ये टारगेट रखा कि इंडियन सिटीजनशिप जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ का मतलब है 3 देशों से जो नागरिक आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों से जो लोग आए हैं, और वहाँ पे वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटी का मतलब आप जानते हो अल्पसंख्यक। मेजॉरिटी का मतलब ये है, देखो एक वर्ड मेजॉरिटी आपने पढ़ा ही होगा, बहुमत जिनका होता है मेजॉरिटी,
और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, यानी कि 50% से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है, 50% से कम है वो माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पे जो मान लो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कौन से धर्म के हैं? मुस्लिम धर्म के। उनके बाद सारे जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अगर कोई हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन धर्म का लोग यहाँ पे आए हैं, उनको इस एक्ट के जरिए, जो 1955 का एक्ट था उसमें अमेंडमेंट कर दिया 2019 में, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसे भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी है, जो भी आदमी 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है इंडिया में, इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और वहाँ पे वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, यानी कि उसके साथ भेदभाव होता है, उस पर अत्याचार होते हैं, वो हिंदू हो या सिख हो, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और उसे इलीगल इमाइग्रेंट नहीं समझा जाएगा, मतलब अवैध तरीके से रहने वाला निवासी नहीं समझा जाएगा, और इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इस एक्ट में ये रखा। इस एक्ट ने एक प्रोविजन और रखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कि जो OCI का रजिस्ट्रेशन देते हैं ना कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे, उसको भी कैंसिल कर सकती है। OCI आपको पता ही होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड दे देते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ऐसे ही कुछ इंडिया के सिटीजन नहीं होते, लेकिन इंडिया से उनका कुछ रिलेशन होता है, इंडियन ओरिजिन को, पहले उनके माँ बाप यहाँ पे रहते हों, भारत के सिटीजन हो, या कोई और कॉन्टेक्ट हो जी, दादा दादी रहते हों यहाँ के और बाहर चले गए हों, बाहर की सिटीजनशिप ले ली हो, ऐसे कुछ लोगों को क्राइटेरिया। अगर आपको डिटेल में जाना, OCI डिटेल में जानना है, तो चैनल पे क्लिक करके पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे जाओ, और वहाँ पे OCI का लेक्चर बना हुआ है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हो पूरी डिटेल में। कई बार न्यूज़ में रहा OCI, क्वेश्चन आ सकता है UPSC में। तो ये इस एक्ट में 1955 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया, उसमें ये कहा कि कुछ सर्टेन ग्राउंड पे, कुछ निश्चित आधार पे, अगर वो कोई आदमी मान लो कुछ कानून का, लॉ का उल्लंघन करता है, तो उसका OCI का जो कार्ड दिया हुआ है ना वो कैंसिल कर सकते हैं। ये भी इसमें पावर दी गई, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया 1955 के में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, कुछ मतलब कुछ छूट दे दी गई। ये एक्ट क्या है कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, यहाँ पे जो लोग आए ना, इनको सिटीजनशिप इंडिया की नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कौन से शेड्यूल में आते हैं? 6th शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनके लिए अलग से प्रोविज़न रखी गई हैं संविधान में। तो ये स्टेट आउट ऑफ, मतलब इस एक्ट से आउट रखे गए हैं। और एक और एरिया है जिसका नाम है इनर लिमिटेड नोटिफाइड, मतलब इनर लाइन परमिट, आपने पढ़ा होगा ना, इनर लाइन परमिट। जो हमारी कंट्री में ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनमें इनर लाइन परमिट लागू होता है, कौन से एक्ट के थ्रू, कौन सी रेगुलेशन के थ्रू? अंग्रेजों के ज़माने का ये रेगुलेशन चल रहा है। कौन सा? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, मतलब रेगुलेशन 1873, 1873 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ये रेगुलेशन नियम बनाए थे, और जिनमें इनर लाइन परमिट का एक प्रावधान रखा था कि यहाँ पे कुछ स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, ऐसे कुछ स्टेट हैं, इनमें अगर कोई पर्सन बाहर से आता है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ेगी जब वो वहाँ पे घूम सकता है। तो ये है इनर लाइन परमिट। तो ये स्टेट भी जो इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं, इनको भी बाहर रखा गया है कि यहाँ भी जो पर्सन आए उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ छूट दी गई हैं कुछ स्टेट को, एरिया को, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब इशू क्या है इसके रिगार्डिंग, मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेंट्स को वॉयलेट करता है। हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, टेनेंट्स का मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि इलीगल जो इमाइग्रेंट्स हैं वो, मतलब वो डिस्टिंग्विश किए जा रहे हैं रिलीजन के आधार पे। इलीगल इमाइग्रेंट मतलब अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, धर्म के आधार पे उनका मतलब डिफरेंस किया जा रहा है। डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंस, उनका अंतर उनमें धर्म के आधार पे किया जा रहा है। तो ये डेमोग्राफिक थ्रेट समझा जा रहा है यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए, कि जो लोग मान लो यहाँ पे जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी और जो यहाँ पे मूल निवासी रहते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी मतलब मूल निवासी जो इस एरिया में रहते हैं, तो उनके रिसोर्सेज को ये भाई साहब शेयर करने पड़ेंगे इनमें भी। तो एक तरह से डेमोग्राफिक थ्रेट है। नेक्स्ट कह रहा है ये आर्टिकल 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी उल्लंघन है, वॉयलेट करता है, क्योंकि ये आर्टिकल कहता है राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार देता है। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो किया गया धर्म के आधार पे,
ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इस तरह से इसका भी उल्लंघन है, ये ऐसा कहना है। ये जो पिटीशन डाली है उस पिटिशनर का कहना है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये अटेम्प्ट करता है ये अमेंडमेंट एक्ट कि जो सिटीजनशिप, जो इलीगल इमाइग्रेंट की रीजन में सिटीजनशिप है उसको न्यूट्रलाइज करेगा ये। नेक्स्ट इसमें ये भी एक है कि ये ओसीआई जिनके पास अभी कार्ड है, ओसीआई रजिस्ट्रेशन है जिनके पास, अगर वो किसी लॉ को वॉयलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनका ओसीआई रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो अब आप ही बताओ भाई साहब, इसमें लिखा है एनी लॉ को डिफाइन तो किया नहीं है इसमें एक्ट में, जो ये अमेंडमेंट किया है, तो ये तो बहुत ही ब्रॉड वाइड ग्राउंड हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वाइड पावर है, वो तो कहते हैं कि भाई साहब हमने पहले लिखा था एनी लॉ वायलेट किया, आपका ओसीआई का रजिस्ट्रेशन कार्ड कैंसिल किया जाता है, अब अपने देश में वापस जाओ। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी एक इशू है, इसके बारे में इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है G7 मीटिंग। आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में, अगर गलती से न्यूज़ देख ली हो या न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो, G7 की मीटिंग हुई। इससे पहले इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी भी मीटिंग हुई थी। अभी इनके लीडर हैं, जो मतलब इनके हेड हैं, G7 जो नेशन है, कंट्रीज़ हैं, उनके हेड की यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है G7 में, यानी कि 7 नेशन का एक ग्रुप है। कौन कौन से नेशन है, कौन कौन से राष्ट्रीय कंट्री हैं? US, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, ये 7 कंट्री हैं, इनको मिला के बोलते हैं G7। ये अभी इंग्लैंड में मिले, साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक जगह है कॉर्नवॉल, वहाँ पे इनकी 47th मीटिंग हुई है G7 की। समिट हुआ है, समिट का मतलब मीटिंग। इंडिया ने यहाँ पे, इंडिया को भी यहाँ पे एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया गया, मेहमान के रूप में, कि आओ इंडिया भाई साहब आप भी पार्टिसिपेट कर लो हमारी मीटिंग में। तो इंडिया भी गया जी, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे। इंडिया ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन दिया, एड्रेस किया, और वहाँ पे कहा कि इंडिया तो भाई साहब G7 जो कंट्रीज है इसका नेचुरल अलाई है, यानी कि प्राकृतिक मतलब नेचुरल दोस्त है। अलाई का मतलब दोस्त, एक तरह से अच्छे रिलेशन है इनके साथ। तो यहाँ पे और क्या बोला, और क्या बोला जी, यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई, देखो यूनाइटेड किंगडम में मीटिंग हुई है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है वहाँ पे मीटिंग हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को इनवाइट किया था एज ए गेस्ट कंट्री। तो G7 मीटिंग जो अभी हुई है, इंडिया ने और क्या बोला आगे देखेंगे हम। G7 की मीटिंग में हमने देख लिया ये 7 कंट्री आती हैं और ये मीटिंग हुई है। G7 ने यहाँ पे कहा कि हम $100 बिलियन की पर ईयर, एक साल में $100 बिलियन की हम क्या देंगे, सहायता देंगे, एक कंट्रीब्यूशन देंगे, G7 कंट्रीज़ ने बोला। किस लिए? जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, कार्बन इमिशन की वजह से, उनको कट करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम $100 बिलियन देंगे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और पुअर कंट्रीज हैं वो इस फंड से, इस मनी से अपने देश में टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर सकें और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम कर सकें। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ पे जी बोला, यहाँ पे बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि इंडिया का कमिटमेंट भी यहाँ पे कलेक्टिव है, कलेक्टिव सॉल्यूशन टू ग्लोबल अर्थ चैलेंजेस, मतलब हेल्थ चैलेंजेस। यहाँ पे कहा कि हमें अगर जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौतियाँ आ रही हैं पूरे ग्लोबल लेवल में, अगर उनको हमें सुलझाना है, रिजॉल्व करना है, तो कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, कलेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया, मतलब एक तरह से नारा, अप्रोच दी, उसका नाम है वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच, यानी कि एक अर्थ के लिए एक हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए। सारी कंट्री को यूनाइट होना चाहिए, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक साथ आके पूरे वर्ल्ड को। और जो अभी ये पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, इससे निपटने के लिए एक साथ आना होगा, एक अप्रोच रखनी पड़ेगी, सारी कंट्रियों को मिलकर कोरोना वायरस को हराना पड़ेगा। तो एक साथ आने की ज़रूरत है सारी कंट्रियों को। तो आपको कितना याद रखना है इसमें, वन अर्थ वन हेल्थ कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया, कहाँ से निकल के आया? G7 की मीटिंग से। किसने दिया? इंडिया ने। बस इतना याद रखना आपको इसमें। ये यहाँ पे इससे पहले G7 की मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 4 से 5 जून में, हमने पढ़ा भी था। इसने ग्लोबल एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स के बारे में कुछ प्रपोजल रखा था कि कॉरपोरेशन टैक्स होना चाहिए, ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स होना चाहिए, जो 15% की राशि, मतलब 15% की रेट बताई थी इसने, G7 समिट ने कहा था। ये किस लिए रखा था? क्योंकि बहुत सारी MNC कंपनी होती है ना, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन होती हैं, कंपनी होती हैं, जो क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं दूसरी कंट्रीज़ में और टैक्स बचा लेती हैं। टैक्स ये हमने पढ़ा भी था कैसे बचाती हैं, प्रॉफिट कैसे शिफ्ट करती हैं। मतलब मान लो इंडिया में कोई कंपनी है ए, इसका यहाँ पे कारोबार, यहाँ पे 10,000 करोड़ का इसे प्रॉफिट हुआ और इसे यहाँ पे मान लो 30% टैक्स देना है। लेकिन ये क्या करेगी, इसकी दूसरी कंपनी एक मान लो मॉरिशस में है, मॉरिशस एक देश है,
इंडियन ओशन में, वहाँ पे यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे टैक्स जो कंपनी को मान लो 5% देना पड़ता है टैक्स, और यहाँ पे कितना है कॉरपोरेशन टैक्स, यहाँ पे 30%। तो ये क्या करेगी, अपना 10,000 करोड़ या उससे मान लो 9,000 करोड़ या उससे ज़्यादा ये इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर देगी। ये कह देगी भाई साहब हमें तो इस कंपनी से हमने ख़रीदा है सॉफ्टवेयर वगैरह, या यहाँ पे हमने सहायता लिया, इसकी वजह से यहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ है, इसकी वजह से। तो ये अपना प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा देती है, यहाँ पे दिखा देगी 1,000 करोड़। अब सिर्फ इसी पे 30% देना पड़ेगा, और बाकी के पे यहाँ पे मॉरिशस में ये टैक्स पे करेगी 5%। अब आप ही देखो 25% टैक्स बचा लिया इसने। तो इस चीज़ को रोकने के लिए G7 ने कहा था ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेशन टैक्स होना चाहिए कि 15% का टैक्स सब देंगी देगी, अपनी इनकम पे जितनी भी हुई है उसे देना ही देना है हर एक कंट्री में, मतलब एक कंट्री में जहाँ पे भी वो कर रही है अपना। तो ये शिफ्टिंग बचाने के लिए कि कंपनीज क्या है शिफ्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादा टैक्स होता है किसी कंट्री में, जैसे 30% है तो ज़्यादा टैक्स होगा तो ये शिफ्ट कर देती हैं प्रॉफिट। तो इसी को रोकने के लिए ये प्रपोजल रखा था, पहले भी ये न्यूज़ में आया था। तो G7 के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। G7 इससे पहले G8 था, यानी कि इसके 8 कंट्रीज थे, लेकिन G7 जब बना था 1975 में बना था, 7 कंट्री थी, और ये वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर आए, लीडर आए, और यहाँ पे 7 कंट्री इकट्ठा हुई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड US यानी कि अमेरिका। ये 7 कंट्रियों ने मिलकर बनाया। इन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक जो प्रॉब्लम आती हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन बाद में G7 क्या है, G8 बन जाता है, क्योंकि 1998 में, क्योंकि 1975 में G7 बना, 1998 में रसिया भी इसका मेंबर बना दिया, तो G7 से G8 बन गया, अब 8 ग्रुप हो गए। लेकिन क्या हुआ, बाद में रसिया के प्रेसिडेंट ने, व्लादिमीर पुतिन ने, यहाँ पे एक यूक्रेन कंट्री है रसिया के पास, ये देख लो आप मैप में, ये देखो जी मैप में, ये आपका रसिया वॉयलेट कलर का दिख रहा है, और ये आपका यूक्रेन है, ये दिख रहा है। यूक्रेन का ये है जी पार्ट, ये दिखाई दे ना छोटा सा, और बड़ा करके देखते हैं हम, ये देखो जी बड़ा हो गई, ये देखो ये दिखाई दे रहा ना, ये अलग, ये यूक्रेन है, मतलब यूक्रेन का पार्ट था, ये क्रीमिया है, क्रीमिया को 2014 में फोर्स के बल पे, क्योंकि यहाँ पे रसिया की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे सेना भेजी, सेना के बल पे ये कैप्चर कर लिया, यूक्रेन से हड़प लिया, तो अब ये रसिया का पार्ट है। तो ये जब ये मूवमेंट आया, इंसिडेंट हुआ, रसिया ने सेना के बल पे इसको हड़प लिया यूक्रेन से, तो बहुत सारे G7 की जो कंट्रीज थी, G8 था ये तो जब, तो उस टाइम पे, तो इसने को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की रसिया की, तो सारी कंट्री ने रसिया की जो मेंबरशिप सस्पेंड कर दी और रसिया को बाहर निकाल दिया। तो G8 जो पहले G7 था दोबारा से G7 बन गया 2014 में। तो ये इसका बैकग्राउंड है, इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ए ईयर आफ्टर गलवान क्लैश। गलवान एक वैली है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये आपको पता है पिछले साल से न्यूज़ में रही है, अभी भी न्यूज़ में। हमें यहाँ पे सिर्फ लोकेशन देखनी है। लोकेशन क्या है, ये देखो, आपको पता ही होगा, ये इंडिया का सिर दिखाई दे रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जी जम्मू कश्मीर। अब तो ये जम्मू कश्मीर बांट दिया और ये लद्दाख अलग कर दिया इंडिया ने। तो ये आपको देखो, ये देखना है इस इधर वाली साइड, इधर वाली साइड क्या है, POK बोलते हैं इसे, पता ही होगा आपको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान बोलता है इसे PAK, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। और हम बोलते हैं जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि ये कश्मीर का ही पार्ट था, जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान ने हड़प लिया था 1948 में यहाँ पे, और इस पे अपना कंट्रोल है पाकिस्तान का। और ये जो लाइन खींची है इसको बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं LOC, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं LOC, इस वाली लाइन को, इसको LOC, और इसको LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको। क्योंकि यहाँ से ये वाला जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये अक्साई चीन बोलते हैं, जो चाइना के कब्जे में है, इसको चाइना ने हड़प रखा है। तो ये वाली जो LAC है, यहाँ पे विवाद हुआ था पिछले साल अप्रैल 2020 में। और यहाँ पे ये है गलवान वैली, गलवान की घाटी, यहाँ पे रिवर है, उसकी घाटी बनी हुई है, मतलब एक एरिया क्या है, जैसे ये सरफेस है, एरिया नीचे धस जाता है, उसी को घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर है जिसके बारे में यूपीएससी ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे नुब्रा भी वैली है, नुब्रा वैली के नदन साइड में है सियाचिन ग्लेशियर, बस इतना ही पूछा था यूपीएससी ने, और इससे पहले भी पूछ चुका है यहाँ से लोकेशन से क्वेश्चन। और ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये इसी का पार्ट है जम्मू कश्मीर का, लेकिन ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने हड़प लिया 1948 में, और पाकिस्तान ने फिर ये चाइना को दे दिया। अब चाइना के पास है ये वाला पार्ट, भी है इंडिया का पार्ट ये। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लद्दाख है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है जो हम देखेंगे। यहीं पे क्या है, पेंगोंग सो लेक है यहाँ पे जो न्यूज़ में रही थी, और यहाँ पे एक रोड भी है जो इंडिया बना रहा है एलएसी के साइड में। तो ये सारी लोकेशन हमने यहाँ पे देखी, तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। इसकी जो गलवान क्लैश हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, जो विवाद हुए थे, लगभग उनको 1 साल हो गया। यहाँ पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है, लगभग 3440 किलोमीटर लंबा है, और 2020 में इंडिया और चाइना की जो फोर्स है एक साथ आई थी यहाँ पे गलवान रिवर वैली के पास। हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे एक जगह, पैगोंग लेक है, झील है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आ गई थी एक साथ, मतलब लड़ाई हो गई थी इनके बीच में, फोर्सेस के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में। ये गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख रीजन में आया है, जहाँ पे दोनों कंट्री के जो ट्रूप्स हैं यानी कि सैनिक हैं आसपास आ गए थे, और वॉयलेंट देखने को मिला था, हिंसा देखने को मिली थी। जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है गलवान रिवर वैली की, गलवान रिवर वैली आपको पता है यहाँ पे चाइनीज़ क्या है, चाइनीज़ ने अलाउ कर दिया यहाँ पे कि अपनी ट्रूप भेज दी इसके पास, गलवान रिवर के पास, और यहाँ पे अपना कब्जा और जमाने लगा, इंडिया की तरफ आ गया था। यहाँ पे जो वेस्टर्न सेक्टर है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, इसके वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन के साथ, अक्साई चीन जो एरिया है उसके पास इंडिया क्या है, सारे इस अक्साई चीन को क्लेम करता है, लेकिन अभी कंट्रोल किसका, चाइना का है यहाँ पे, और है इंडिया का पार्टी वो। लेकिन टेंशन अभी स्टार्ट क्यों हुई थी 2020 में, जब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इंडिया यहाँ पे रोड बना रहा था एलएसी के पास, DSDBO रोड, दारबुक सियोक विलेज दार या दौलत बेग ओल्डी रोड, ये यहाँ पे जगह के नाम है, ये रोड बना रहा था। तो ये रोड था जो सियोक रिवर के पास से होके गुजरता था। यहाँ पे सियोक रिवर है, नदी का नाम है सियोक, और वो जो इंडस रिवर है सिंधु नदी, उसकी ही ट्राइब्यूटरी है, इसमें आके मिल जाती है। तो यहाँ पे रोड बना रहा था सियोक रिवर के पास, लेकिन जो चाइना ने इसका विरोध किया और यहाँ पे अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया। लेकिन है इंडिया का पार्ट, इंडिया तो अपनी टेरिटरी में बना रहा था। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना की दोनों की ट्रूप आमने सामने आ गई थी। अब फिर चाइना ने और क्या एक्शन लिया, चाइना ने अपनी जो आर्मी है PLA, पीपल रिपब्लिक, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसका आर्मी का नाम है, इसने आर्मी को अपनी भेज दिया यहाँ पे जो LAC के पास एरिया उन पे अकोमोडेशन करने के लिए। जो यहाँ की चाइनाई ट्रूप हैं वो यहाँ एरिया के आसपास आ गई, और फिर दोनों के बीच में और डिस्प्यूट देखने को मिला, कन्फ्रंटेशन बढ़ गई, यानी कि विवाद बढ़ गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था तिब्बत में, तिब्बत एरिया ना चाइना का यहाँ पे, तो चाइना अपनी आर्मी को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, सोल्जर्स को, जो यहाँ के सैनिक है चाइना के, आर्मी के जो सैनिक है उनको ट्रेनिंग दे रहा था। एंटी टैंक रॉकेट चलाने की लॉन्चर हैं, जो ये ग्रेनेड लॉन्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन्स हैं, मशीन गन्स, ये सारे वीपन्स हैं, हथियार हैं, और भी सारे वीपन्स हैं, इनको चलाने की यहाँ ट्रेनिंग दे रहा था। और ऐसी रिपोर्ट भी आई थी यहाँ पे चाइना ने लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी डिप्लॉय कर दिया था, मतलब एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था, तैनात कर दिया था, लड़ने के लिए तैयार था चाइना, ये सब खबरें आई थी। लेकिन बाद में डिसएंगेजमेंट हो गया था, मतलब दोनों देश की सेनाएं आपस में थोड़ा समझौता किया, और जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे अपने अपने एरिया में लौट गई थी। तो इंडिया और चाइना के बीच में 11 राउंड की मिलिट्री टॉक हुई, मतलब मिलिट्री के बीच में 11 मीटिंग हुई, और फिर इन्होंने डी एस्केलेशन करने की सोची, डिसएंगेजमेंट करने की। उसके बाद दोनों की सेना दूर दूर चली गई, और जो अप्रैल 2020 में जो स्टेटस क्वो था, मतलब जो सेना अप्रैल 2020 से पहले जहाँ थी वहाँ चली जाएगी, ऐसा इन मीटिंग में निकल के आया। तो जो यहाँ पे बैंक है, पेंगोंग सो लेक है, और जो फिंगर एरियाज है यहाँ पे क्या है, जो LAC है यहाँ पे फिंगर सी बनी हुई है, पहाड़ी की ऐसे फिंगर सी बनी हुई है, यहाँ पे 8 फिंगर है, लगभग 8 फिंगर बोलते हैं इन्हें, यहाँ पे पहाड़ी के ऐसे लाइन सी बनी हुई है। तो ये फिंगर एरिया है, यहाँ के नॉर्थ बैंक है जो पेंगोंग सो लेक का, वहाँ से सेना डिसएंगेज कर गई थी दोनों की सेना। और यहाँ पे जो साउथ बैंक पे कैलाश रेंज है, कैलाश की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे इंडियन आर्मी जो पहुँच चुकी थी, इसने इंडियन आर्मी ने भी यहाँ से वापस हो गई थी। तो ये सब कुछ ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन अभी भी क्या है,
कुछ पोस्ट है यहाँ पे, कुछ एरिया हैं जहाँ से आर्मी पीछे नहीं गई है चाइना की, जैसे गोगरा पोस्ट है, हॉट स्प्रिंग है, डैम चौक है और डेपसांग वैली है, यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये इसलिए न्यूज़ में आया, 1 साल हो गया इस इंगेजमेंट को, और यहाँ से जो ये लोकेशन है, ये डेपसांग वैली, डैम चौक, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, ये जहाँ ओल्डी बेग रोड है, ये सब कुछ आपको लोकेशन बस याद रखनी है कहाँ पे है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है अपना रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी। देखो रेयर अर्थ मेटल टाइप होती है, मेटल जैसे आयरन है ना, आयरन लोहा एक मेटल है, धातु है, ऐसी रेयर अर्थ मेटल होती हैं। ये क्या है, चाइना उनका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और एक्सपोर्ट भी करता है, और यूएस से भी वहाँ से मंगाता है अभी। लेकिन कुछ अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज हैं जो और देश हैं, उन्होंने ऐसे प्लान बनाए कि चाइना से जो वो रेयर अर्थ मिनरल जो ये मंगाते हैं, धातु वगैरह, इनको रिड्यूस करेंगे, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे। कि अभी क्या है, आयात करने के लिए सारी निर्भरता चाइना पे है, तो इन्होंने कहा है कि हम चाइना से निर्भरता घटाएंगे, चाइना से इंपोर्ट करना कम करेंगे। जो रेयर अर्थ मिनरल है, ये 17 मेटल एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ मिनरल बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें एलिमेंट देखेंगे, उनमें से 17 एलिमेंट हैं, जिनमें से 15 तो लेंथानाइड्स हैं। लेंथानाइड्स हैं मतलब मेटल का नाम रख दिया, लेंथानाइड्स को अलग प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी देखेंगे हम रेयर अर्थ मिनरल की क्या प्रॉपर्टी होती है। और दो जो अलग हैं उन वो हैं ये स्कैंडियम और यत्रियम। ये टोटल 17 ये मेटेलिक एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको रेयर अर्थ मिनरल बोला जाता है। इनकी कुछ यूनिक क्वालिटी होती हैं, जैसे यूनिक कैटालिटिक, मेटलर्जिकल, न्यूक्लियर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होती हैं। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं, विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताएं या ल्यूमिनिसेंट चमकने की जो विशेषताएं कुछ अलग होती हैं, इसलिए इन्हें रेयर मिनरल बोला जाता है। लेकिन रेयर मिनरल जो रेयर अर्थ मेटल है, यानी कि दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, इसका मतलब ये नहीं है ये रेयरली फाउंड होती हैं, कि बहुत ही कम मिलती हैं ना, ये बहुत ही मिलती हैं, अबेंडेंट है, बहुत ही मात्रा में मिलती हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे ही मिलती है। मतलब जो अर्थ के हमें पता है 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है जोग्राफर ने, ऊपर वाला लेयर है अर्थ क्रस्ट, उससे नीचे मेंटल और बीच में कोर। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ही बहुत ज़्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल जो मिलते हैं, लेकिन इन्हें रेयर क्यों बोला जाता है, दुर्लभ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी क्वालिटी कुछ अलग है, रेयर हैं, इसलिए बोला जाता है। इनकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है रेयर अर्थ मिनरल की, ये क्या है, डेली यूज से लेके हाई एंड टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। डेली यूज में जैसे लाइटर फ्लिंट की तरह यूज होती हैं। ये जो ग्लास पॉलिश है, मतलब शीशे को पॉलिश वगैरह करने के जो मीडियम्स हैं उनमें यूज होती है। कार वगैरह में अल्टरनेटर की तरह यूज होती हैं। और हाई एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी वगैरह उनमें जैसे लेजर में यूज किया जाता है, ऐसी रेयर अर्थ मिनरल का। मैग्नेट में यूज किया जाता है, ये चुंबक में, बैटरीज वगैरह जो होती हैं उनमें किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशन केबल होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, उनमें किया जाता है। और इनका जो फ्यूचर में भी देखो बहुत सारा यूज हो सकता है, नीड पड़ जा सकती है, जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के लिए इनकी ज़रूरत हो सकती है, सेफ स्टोरेज के लिए, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपको पता है हाइड्रोजन फ्यूचर क्या है, फ्यूल माना जा रहा है कि हाइड्रोजन से व्हीकल वगैरह चलेंगे, क्योंकि ये क्या, हाइड्रोजन अबंडेंट मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये एक अच्छा फ्यूल हो सकता है पॉल्यूशन फ्री, जिससे पॉल्यूशन भी बहुत ही ना के बराबर होता है। और किस किस में ये यूज हो सकता है और क्या क्या क्वालिटी हैं, एक तो यूनिक मैग्नेटिक देख लिया, ल्यूमिनिसेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। और ये क्या काम करती हैं, ये टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, जैसे रिड्यूस्ड वेट, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी के कुछ इक्विपमेंट आएंगे उनका वेट कम होगा, और उनसे इमिशन मतलब कार्बन इमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनर्जी कंजप्शन वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये एफिशिएंसी, ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती हैं। और इनकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है रेयर अर्थ मिनरल की, तो इनके फ्यूचर में भी यूज बहुत ज़्यादा है। अभी हैवी डिपेंडेंस चाइना पे है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना पे डिपेंड है इन रेयर अर्थ मिनरल पे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2019 का डेटा देखें, यूएस जो इंपोर्ट करता था अपने रेयर अर्थ मिनरल, जितनी डिमांड थी यूएस की 80% तो वो चाइना से ही रेयर अर्थ मिनरल इंपोर्ट किया है इसने 2019 में। और यूरोपियन यूनियन ने 98% जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वो चाइना से इंपोर्ट किया है। देखो इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट रिजर्व हैं रेयर अर्थ मिनरल के। जो ये रेयर अर्थ मेटल हैं, एलिमेंट्स हैं, इंडिया में 5वें नंबर पे आता है इसमें रिजर्व है। मतलब हमारे पास भंडार बहुत है रेयर अर्थ मिनरल के, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं होता।
इसके क्योंकि जितना ऑस्ट्रेलिया में ना उसका दुगना से भी ज़्यादा, लगभग नियरली दुगना हमारे इंडिया में इसके रिजर्व हैं रेयर अर्थ मिनरल के। लेकिन इंडिया में क्या है, फिनिश्ड फॉर्म नहीं है और इतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो हम इंडिया अभी क्या है, चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। समझ गए, हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है। तो ये अभी जो चाइना पे डिपेंडेंसी है, ये क्या है, जियो पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर सकती है कि चाइना मान लो मना कर दे, भाई साहब कह दे मैं नहीं दे रहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं बेच रहा अपना रेयर अर्थ मिनरल, तो क्या है, जो रेयर अर्थ मिनरल की अभी इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है वो इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो जाएंगी ना, तो चाइना पे डिपेंडेंसी इसलिए भारी है। तो सम ऑफ द एक्शन टेकन बाई कंट्रीज़ टू टैकल दिस सिचुएशन, कुछ कंट्रीज़ ने कुछ अभी स्टेप लिए हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसको हल ढूंढने के लिए। यूएस जो सीनेट है, सीनेट बोलते हैं वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है ना, दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, यानी कि अपर हाउस को वहाँ पे सीनेट बोलते हैं। यूएस में वहाँ पे बाई कैमरल हाउस है, मतलब दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा की तरह, वहाँ राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं अमेरिका में। इसने एक कानून पास किया, लॉ पास किया रिसेंटली, उसने कहा जो अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे और जो मिनरल सप्लाई है इसको भी इम्प्रूव करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे। यूएस ने कहा है कि हम प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे रेयर अर्थ मिनरल के और लिथियम के, ताकि हमें चाइना पे डिपेंड ना होना पड़े। और जो ग्लोबल सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करेंगे, सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। और जो कंपटीटर है जो हमारा चाइना है, उस पर जो रिलायंस है, निर्भरता है हमारी, उसको रिड्यूस करेंगे। इंडिया ने क्या किया है और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है अभी, देखो इंडिया ने क्या है, एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन यानी कि पब्लिक कंपनी, यानी कि सरकारी कंपनी, जिसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये इंडिया ने सेटअप कर चुका है ऑलरेडी, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली है कि वो जो प्राइमरी मिनरल हैं, जो ये रेयर अर्थ मिनरल हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट है, इस पे क्या है, इस पे एक्सप्लोरेशन वगैरह करती है, खोज करती है। लेकिन जो ये एक कंपनी है यही प्रोड्यूस करती है इंडिया में अभी, और ये कितना करती है, ओनली 2265 टन करती है रेयर अर्थ मिनरल। ये 2016-17 का प्रोडक्शन है इस कंपनी का, लेकिन जितना इंडिया को रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, इसलिए इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, चाइना पे डिपेंड है। तो इंडिया को और क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म्स यानी कि सुधार ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। देखो इंडिया को एक तो क्या है, रेयर अर्थ सेक्टर को कंपटीशन और इनोवेशन के लिए खोलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आए इसमें और सप्लाई बढ़े इसके रिगार्डिंग, रेयर अर्थ मिनरल के रिगार्डिंग। इंडिया को एक डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर रेयर अर्थ। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, इस मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट सेटअप कर सकता है, जिसे ये काम दे सकता है कि भाई साहब आप सिर्फ एक्सप्लोरेशन करो, खोजो, रेयर अर्थ मिनरल को खोज करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, अगर वहाँ पे मिला है तो उसे निकालो, रिफाइन करो, फिर उसको साफ़ करो, और रेगुलेशन कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप करो और रेगुलेट करके उसे प्रोडक्शन करके तैयार करो, ताकि वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज हो सके। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल है, इसको सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी ओवरसी करनी चाहिए, मतलब छानबीन करनी चाहिए, और इसे अट्रैक्ट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, इनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस सेक्टर में, R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो एक्सप्लोर करें और जो गवर्नमेंट है उसका साथ दें। और कुछ इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड भी लें कि ऐसा नहीं है पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन फैलाते जाओ कि इन्वायरमेंट मिनरल तो ढूंढ रहे हो, मतलब रेयर अर्थ मिनरल तो ढूंढ रहे हो, लेकिन पॉल्यूशन भी नहीं फैलाना है। तो इस तरह से इंडिया एक ऑटोनोमस रेगुलेटर भी बना सकता है। क्या बनाना चाहिए, ऑटोनोमस रेगुलेटर के लिए रेयर अर्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएट कर सकता है, इंडिया बना सकता है, जो क्या है, कुछ भी मान लो इश्यू हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए कंपनीज के बीच में, तो उसको सॉल्व कर सकता है इंडिया। समझ गए, मतलब इस जो ये अथॉरिटी होगी इसके थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाए, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो कंपनीज के बीच में, जो प्राइवेट कंपनी एक्सप्लोर करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, मिनरल को। तो ये सब स्टेप ले सकता है इंडिया। ये सब टॉपिक थे आज। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको बताना है कुछ प्रोग्राम है, फॉलोइंग प्रोग्राम बेनिफिट द डेयरी फार्मर्स इन इंडिया, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम है जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, जो भैंस वगैरह पालते हैं, पशुपालन करते हैं, ऐसे किसानों को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, कौन कौन सी स्कीम है आपको बताना। मनरेगा क्या डेयरी फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम, बताओ कौन कौन सा किसान को फ़ायदा पहुंचाता है इनमें से। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 1 2, 1 3, 1 2 3। देखो भाई साहब,
यहाँ पे 1 तो चारों में, यानी कि 1 तो करेक्ट है, क्योंकि मनरेगा 2020 में कोविड-19 आया था, मनरेगा में डेयरी फार्मर को भी इंक्लूड कर दिया था, तो रिसेंटली इंक्लूड किया है। ये यूपीएससी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 तो करेक्ट है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियली क्या है, जो पशु वगैरह होते हैं उनको प्रेग्नेंट करना, मतलब उनके बच्चे प्रोडक्शन कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें, आर्टिफिशियली करते हैं ये। तो ये भी बिल्कुल प्रोग्राम सही है। किसान क्रेडिट कार्ड तो आप समझ ही सकते हो, उसको किसान को फ़ायदा करने के लिए ही होता है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है जॉम्बी फायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, अभी न्यूज़ में था, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट पहली बोल रही है जॉम्बी फायर एक फायर होती हैं जो क्या है, अंडरग्राउंड, मतलब अर्थ के अंदर होती रहती हैं और अचानक से इग्नाइट हो जाती हैं सरफेस पे कुछ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है इट बोरोज डीप इन ऑर्गेनिक सॉइल सच एज पीट लैंड। ये क्या है, एक गड्ढे से बन जाते हैं ऑर्गेनिक सॉइल में, पीट लैंड जो होती है, पीट लैंड सॉइल का ही टाइप है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेरी लो टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ही कम तापमान होने के कारण आर्टिक रीजन में एक ऐसा प्लेस है पूरे अर्थ पे जहाँ पे जोम्बी फायर प्रेजेंस नहीं है, मतलब उनकी जोम्बी फायर नहीं पाई जाती। जोम्बी फायर आर्टिक, किसमें, आर्टिक रीजन में। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, जहाँ 3 3 है वो काट दो, आपका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि आर्टिक रीजन में भी जोम्बी फायर देखी गई है, ये बिल्कुल गलत बात है, बाकी की तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है आपको स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, नेचुरल ऑयल को यूज करके वाटर को डिसइंफेक्ट करती है, मतलब साफ करती है पानी को। ये टेक्निक हाइड्रोडायनेमिक, ये एविएशन कैविटेशन यूज करती है, जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन करके नेचुरल रिसोर्स के साथ ये टेक्नोलॉजी कंबाइन करके वाटर को क्लीन करती है। नेक्स्ट क्या, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको एलिमिनेट करती है, निकालती है, रिमूव करती है, चाहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हो, ऐसे उनको अलग करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि CSIRNCL है जो, ये इसने डेवलप की है, ये टेक्नोलॉजी इसके द्वारा डेवलप की गई है, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी। ये CSIR एक लैब है, इसने डेवलप की है ये टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 1 2 4 1 2 या ऑल ऑफ द अबव। ऑन इसमें सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, 1 2 3 4। ये CSIR एक लैब है जी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसी ने डेवलप की है। नेक्स्ट चलते हैं बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। दूसरी बोल रही है रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन, रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉस इंटरप्राइजेज बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब इससे कॉस्ट भी डिक्रीज होगी और डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है, मतलब जो डेटा को डुप्लीकेट करके चोरी कर लेते हैं वो भी रिड्यूस होगा, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से। जो भी इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह होगी, जो भी इसमें मान लो आप टेक्नोलॉजी को किसी भी बिजनेस में यूज़ करोगे, और कोई सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं है इसका। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, यूजर बेनिफिट है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर, सारे के लिए है ये टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइक्लोन दिए हुए हैं, उनके आगे कुछ उनकी एक्सप्लेनेशन दिया, आपको बताना है करेक्टली कौन सा मैच है। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है आई ऑफ द स्टॉर्म, मतलब साइक्लोन की आई के सामने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यहाँ पे जो आई एरिया है, जैसे साइक्लोन के 3 पार्ट होते हैं, ये आई वॉल हो जाता है, फिर आउटर एरिया। जो आई है साइक्लोन की वो थोड़ी काम रहती है, रिलेटिवली काम स्पेस है, थोड़ा इसमें शांति रहती है, थोड़ा इसमें बारिश नहीं होती लगभग। आई वॉल कह रहा है ये वीकेस्ट पार्ट ऑफ द साइक्लोन है विद नो रेन अकर, ये जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पे कोई रेन नहीं होती, सबसे कमज़ोर पार्ट है आई वॉल साइक्लोन का। जो रेन बैंड यानी कि आउटर एरिया है साइक्लोन को, वहाँ पे सडन ब्रस्ट होता है रेन का, मतलब अचानक से रेन होने लगती है अचानक से। तो आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है। देखो दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आई वॉल है वहाँ पे वीकेस्ट पार्ट नहीं है, वीकेस्ट पार्ट है आई ही है, जिन पे रिलेटिवली काम रहता है स्पेस, वहाँ पे बारिश नहीं होती है लगभग। तो यहाँ पे आई वॉल में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश इसी में होती है, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बताना आपको ओशियन मीन टेम्परेचर, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये ओशियन मीन टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ये करेक्ट बताना आपको। ये ओशियन मीन यानी कि OMT, ये यूज होता है किस लिए, वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, जो मौसम है उसकी जानकारी देने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि टोटल रेनफॉल कितनी होगी, इंडिया मानसून सीजन में कितनी रेन रिसीव करेगा, कितनी लेस होगी रेन या कितनी ज़्यादा होगी, मोर होगी, ये सब कुछ ओशियन मीन टेम्परेचर से पता लगाया जा सकता है। ओशियन मीन टेम्परेचर को
ओशन थर्मल एनर्जी है जो, मतलब ओशंस में, समुद्र में जो थर्मल एनर्जी है, जो जनवरी से मार्च के पीरियड में जो ओशन थर्मल एनर्जी है उसको रिकॉर्ड करके ओशन मीन टेम्परेचर को मेजर करते हैं और फिर मानसून का पता लगा लेते हैं कि कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है ओशन मीन टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर किया जाता है आइसोथर्म जहाँ पे होता है, ये साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, आपको ये बताना है इंडियन ओशन में डेवलप होते हैं साइक्लोन। इंडियन ओशन में आपको ये बताना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं साइक्लोन को। पहला बोल रहा है वीक लानीना कंडीशन अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन में अगर लानीना वीक रहेगा, लानीना एल नीनो के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं देखा तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये लानीना वीक होगा तो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। अगर ओशन में कोई बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में डिफरेंस कोई भी मान लो डिस्टर्बेंस होगी तो ये अफेक्ट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड सीयर होगा टोपोस्फेयर में तो ये भी अफेक्ट करेगा। तो आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। यही था इसमें, वर्टिकल विंड सीयर होता है जैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर से विंड बह रही है, यहाँ नीचे भी टोपोस्फेयर में ऊपर भी, इन दोनों विंड स्पीड का डिफरेंस उसे बोलते हैं विंड सीयर। तो अगर ये भी होगा तो ये भी अफेक्ट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। यही था इस आज के टॉपिक में, यही था जी।